आज बहुत दिन बाद रूबरू हो रहा हूँ। आज 30 अप्रैल है 2020, लेकिन 30 अप्रैल 2018 दिल्ली के रामलीला मैदान में युवा क्रांति जो रैली हुई थी, शायद शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास में इतनी शानदार, इतनी विशाल रैली शायद कभी हुई हो। उसके शानदार संघर्ष के परिणाम भी रहे हैं, लेकिन उस सब चीज़ों के बीच में भी एक बहुत दुखद घटना हुई। हमारे हिमाचल के बिलासपुर के साथी जो दिल्ली रैली में शामिल हुए, दुर्घटनावश इस दुनिया से विदा हो गए, शहीद हो गए। हम उनको सत सत नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, परिवार को संबल दे। वो एक बहुत दुखद घटना, जब पूरा देश एक नई उमंगों की तरफ, एक नई उम्मीद की तरफ लेके जा रहा था, लोग अपने अपने राज्यों की तरफ एक उम्मीद लिए लौट रहे थे। उसी बीच में हिमाचल से बहुत संख्या में हमारे साथी उस रैली में शामिल हुए थे। उसी में सुरेश गौतम जी भी थे और हमारे बड़े भाई आदरणीय नरेश ठाकुर जी, भरत शर्मा जी, उनके नेतृत्व में हिमाचल से एक बड़ी संख्या उस रैली में शामिल हुई थी। लेकिन काल को कौन टाल सकता है, फिर भी आज हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। कैंडल आज जलाई जा रही उनकी याद में, मौन भी दोपहर में रखा गया। हम उनको नमन करते हुए इस आंदोलन की जो बड़ी ताकत है, जो लोगों की ये आपस में इतनी बड़ी त्याग की भावना, वो निश्चित रूप से NMOPS को एक संबल, एक बड़ा बल देता है। हमारे समस्त जो राष्ट्रीय पदाधिकारीगण हैं, अन्य प्रांतों के प्रदेश पदाधिकारीगण हैं, या जिलों के हमारे जो पदाधिकारी और ब्लॉकों के साथी लोग हैं, इस आंदोलन की सबकी मेहनत बदौलत से खड़ा हुआ आंदोलन है। निश्चित रूप से दिल्ली की जब चर्चा होती है और आज 30 अप्रैल की चर्चा होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नौजवानों ने एक ऐसा मील का पत्थर साबित किया 30 अप्रैल को। एक उम्मीद, एक लहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर पुरानी पेंशन को लेके गई और लोगों में एक जज्बात जागा कि ये हो सकता है, इसके लिए लड़ा जा सकता है। पूरा हिंदुस्तान एकजुट हुआ। पहली बार 30 अप्रैल को मैं उस क्षण को भी याद करता हूँ, वो दृश्य को भी मैं याद करता हूँ, जब 30 अप्रैल में रामलीला मैदान चारों तरफ से लबालब भरा हुआ था और जहाँ देखो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग, और सब में एक उत्साह, एक उमंग था। हम लोगों ने देखा नहीं है, पढ़ा है, लेकिन वो शायद उसका एक दृश्य दिखाई पड़ा था उसमें। तो मैं आज के वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उस पर भी थोड़ा सा चर्चा जरूरी है। आज हमारे सामने कोरोना जैसी महामारी, एक वैश्विक महामारी का संकट है। इस संकट में भी हमारे जो शासन प्रशासन के निर्देश आ रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा उन आदेशों का, निर्देशों का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जो भी अपनी तरफ से लोगों की मदद हो सकती है उसको निश्चित रूप से करें, क्योंकि देश का संकट है। सबको मिलकर के उसको बांटना पड़ेगा, सबको साथ खड़े होना पड़ेगा। इसी बीच में मैं सच कहूं आपसे कि इस कोरोना महामारी में जो शिक्षक कर्मचारी रहे हैं, उस संकट मोचक की तरह खड़े हुए हैं। इस बात का कहते हुए मुझे गर्व है, मुझे घमंड इस बात का कि तमाम सारी सरकारी कर्मचारियों के बारे में लोगों में धारणाएं थी, मान्यताएं थी, इस कोरोना महामारी के दौर में जिन तरह की भूमिका उन लोगों ने निभाया है, निश्चित रूप से आने वाला समय याद रखेगा कि इतने बड़े संकट के समय भी अगर देश के साथ, मानवता के साथ कोई खड़े हुए तो सरकारी कर्मचारी, और वो भी तब जब उनके खुद के जान के खतरे हैं। और खतरे ही नहीं हैं, कई जगह तो दुखद घटनाएं भी इस दौर में हुई हैं। लेकिन मैं उन जो डॉक्टर्स भाई हैं, बहन हैं, नर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं,
हमारे राजस्व के लोग हैं, विद्युत विभाग के लोग हैं और पुलिस के सब साथी हैं, निश्चित रूप से एक ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। तमाम सारी मान्यताएं पुलिस के बारे में, तमाम सारी नकारात्मक बातें हुआ करती थी, लेकिन पुलिस के साथियों ने जिस शिद्दत का, जिस तरह से उन्होंने इस कोरोना के संकट में अपने को प्रस्तुत किया और त्याग किया, वो निश्चित रूप से सैल्यूट के पात्र हैं। डॉक्टर अस्पतालों में बैठा दिन रात ड्यूटी कर रहा है, नर्सेस साथ दे रही हैं, अपने परिवार को, बच्चों को छोड़ छोड़ करके 15-15, 20-20 दिन घर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे हालात में उन सब लोगों ने काम किया है। मुझे तो गर्व होता है ऐसे समय में, जब सारा ताना बाना बिखरा हुआ था, उस ताने बाने को बुनने का काम अगर सबसे ज़्यादा मजबूती से, त्याग और बलिदान से किया है तो सरकारी कर्मचारियों ने किया है। और जो कोरोना फाइटर्स हैं, जो योद्धा हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। और नमन करते हुए मैं 2-4 लाइनें उनके सम्मान में वो बात कहना चाहता हूं जो मेरे दिल से निकली हुई है। कोरोना हाहाकार मचा रही है, मानवता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। ऐसे दौर में कौन रणबंकुरे खड़े हैं। डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान हथेली पे लिए अड़े हैं, कहते हुए हमारी जान हमको प्यारी है, कहते हुए हमारी जान हमको प्यारी है, पर पहले तुम्हें बचाएंगे या हम कोरोना फाइटर्सों ने ठानी है। इस भावना के साथ उन्होंने काम किया है। अनुपम उदाहरण, अद्वितीय अनुकरणीय उदाहरण है। बस तमाम सारी दुखद घटनाएं, तमाम सारी विपरीत परिस्थितियों में एक बेदाग और यादगार काम करके दिखाया है। लेकिन इसी बीच में मित्रों, एक दुख की बात है कि जब उन्हें हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, जब उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, जब उन्हें हमें हौसला देना चाहिए, ऐसे समय में एक बात कहते हुए दुख होता है कि जिनके दम पर सारी व्यवस्था चल रही है। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी या तमाम सारे मंत्री और MP, MLA, अधिकारी सब लोग कर रहे होंगे, लेकिन जिस शिद्दत से सरकारी कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों को निर्वहन किया, उन्हें तो प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। उन्हें तो और ज़्यादा उत्साहपूर्वक काम करने के लिए सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से उन्हें और ज़्यादा लाभकारी योजनाएं देनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जिन्होंने त्याग और बलिदान किया, उनके भत्ते, DA, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दौर में हुई हैं जो दुखदाई हैं, जो पीड़ादायक हैं। और मैं तो अगर कहूँ ये त्याग और बलिदान का उपहास है। शायद सरकारों को इस बारे में विचार करना चाहिए। सरकारी कर्मचारी सब तरह से तैयार है देश हित में, लेकिन जब एक तरफ पैसे का बंडल पार दिखता है, जब एक तरफ किसी का माफीनामा होता है, तो उस दौर में फिर पीड़ादायक स्थिति उत्पन्न होती है। क्या हम सिर्फ इसलिए बने हैं कि हम देते रहें और वो पैसा और धन कहीं और लूटता रहे? ये विचारणी है, चिंतनीय है। इस पर सारे साथियों को चिंतन करना चाहिए। ऐसा क्यों ऐसा किया जा रहा है? इस दौर में भी तमाम परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही हैं जिसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं, आज पसीना बहा लीजिए, कल आंसू ना बहाना पड़े। ये दौर है, इस दौर में इस बात को याद रखना पड़ेगा। हम हो सकता है कहीं किसी से जुड़े हों, किसी के साथ खड़े हों, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, ये बात शास्त्रों में भी कहा गया है, पहले आत्मा फिर परमात्मा। हम अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, हम अपने समाज और देश के लिए काम करते हैं। हम भी उसी के अंग हैं, हम कहीं अलग से नहीं हैं या अलग से आए हुए हैं। तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? इस अन्याय को कहीं न कहीं हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत बनेगी। और DA का ये घटनाक्रम ये छोटी घटनाक्रम नहीं है। इसका जम करके सरकार के सामने हमको आपको रखना पड़ेगा अपनी बात। जरूरी है। अगर ऐसे चीजें कटती रहेंगी तो एक दौर ऐसा भी आएगा जब ये कहा जाएगा कि आप तो शायद इसीलिए बने हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस मुद्दे पर एकजुट होकर के सारे लोग एक तरफ छोड़ करके इस पर, हम नहीं कहते, हम अपने हक की बात कर सकते हैं। देश है, परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परिस्थितियां क्या डिफाल्टरों को माफ कर देने का है? नहीं है, शायद नहीं है। तो अगर कोरोना फाइटर्स काम कर रहे हैं तो प्रोत्साहन देने के बाद उनकी कटौती, ये नाइंसाफी है।
और तब कल 1 मई है, 1 मई मजदूर दिवस, मई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस 1 मई की जब बात आती है तो शायद बहुत सारे लोगों को जहन में होता है बस यूं ही 1 मई होगी। नहीं, बहुत बड़े त्याग और बलिदान के बाद ये मिला है। 8 घंटे ड्यूटी के लिए पूरी दुनिया के अंदर जो कोहराम मचा था, मजदूरों ने जो हड़तालें की थी, अमेरिका के अंदर 1886 में, आज से 134 वर्ष पहले इसी 8 घंटे के लिए वहां पर हड़ताल हुई, जिस पर कई मजदूर शहीद भी हो गए थे, गोलाबारी हुई। उस 134 वर्ष के इतिहास को आज फिर से 8 घंटे से उस दिशा में भी सोचा जा रहा है। इतने त्याग और बलिदान के बाद अगर ये चीज़ें हमें आपको मिली हैं तो इसकी बचाने की जिम्मेदारी, अगर पूर्वजों ने संघर्ष करके हमें ये दिया है तो इसकी बचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। और उन सब मजदूरों को, जिसमें हम सब भी, हो सकता है कोई दिहाड़ी मजदूर हो, कोई 1 दिन का मजदूर हो, हम 30 दिन के मजदूर हैं, मजदूर हम भी हैं। उस मजदूर दिवस पर हम सबको बधाई भी देते हैं और इस उम्मीद के साथ करते हैं कि एक प्रतिज्ञा के साथ आप खड़े होंगे कि कामगार लोग, कामगार साथी अपनी एकता बनाएं। और मैंने बार बार कहा था, मजदूर हम भी हैं, मजदूर वो भी हैं, सबको एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो मजदूरी मिलना बंद हो जाएगी। और ऐसे हालात में हम सबकी एकता ही इस चीज़ को, इस अधिकार को बचाएगी। आप सब से एक निवेदन भी करता हुआ 1 मई के लिए NMOPS की टीम ने जो तय किया है, IT सेल के साथियों ने जो कल एक ट्विटर पर वार्ता करने वाले हैं, उस पर आप सब भी सक्रियता के साथ भागीदार बने। और आज का दौर है वो और चीज़ों का नहीं है, पहले मंत्रों का ज़माना था, आज यंत्रों का ज़माना है। यंत्र क्या है? सोशल मीडिया। यंत्र क्या है? फेसबुक। यंत्र क्या है? ट्विटर। आप इसमें शामिल होइए, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और आपके पास यंत्रों को इस्तेमाल करने का भी तरीका नहीं है तो भी चैलेंज है। इसलिए मैं सभी साथियों को निवेदन करता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कल सारे लोग बड़ी विनम्रता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से और इस देश की सरकार से कहना है कि नहीं, ये जो आप NPS है, अगर NPS को आप GPF में कन्वर्ट करते हैं, OPS में कन्वर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से जो आर्थिक मंदी का समस्या है, मैं बड़ी विनम्रता से और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये 4% काटने से, DA काटने से, भत्ते काटने से कुछ नहीं होगा। आपके पास एक बहुत बड़ा चांस है आज कि आप NPS को रद्द करके उस OPS की पुरानी व्यवस्था तरफ चलेंगे। देश का आर्थिक मंदी का एक मजबूत कारण बन सकता है NPS को रद्द करके। एक बहुत बड़ा है, इस पर विचार क्यों नहीं करती सरकार? इतना बड़ा ऑप्शन है, उस ऑप्शन को क्यों नहीं विचार करते? हम कोई अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं हमारा और सरकार का पैसा प्राइवेट कंपनियां ले जा रही है। और जो दौर कोरोना का आया है, इसमें तो सरकार का भी पैसा डूबेगा और हमारा तो डूब ही रहा है। हम तो कई तरह से मारे जा रहे हैं। अभी 4% जो सरकार ने दिया था NPS में, वो भी खत्म कर दिया। ये शायद हमको लगता है इस देश के अर्थशास्त्रियों को इस बैठ कर विचार करना पड़ेगा कि देश का पैसा, सरकार का पैसा, हमारा पैसा दूसरे लोग क्यों ले जा रहे हैं। इसी के साथ अपनी बात को मैं विराम देते हुए, लेकिन एक किसी व्यक्ति की बहुत शानदार कविता है और मैं उस कविता से अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं आप सबसे इस उम्मीद के साथ कि इस आंदोलन को, इस NMOPS संगठन को एकजुटता के साथ मिलकर के कामयाब बनाएं और कल ट्विटर वार में आप अपनी भागीदारी निभाएं। मैं नहीं कहता हूँ आप 500 करें ट्विटर, आप 200 करें, लेकिन जो आप अधिक से अधिक कर सकते हैं उसमें करें। आप अपने संदेश को सरकार तक जरूर पहुंचाएं और निवेदन पूर्वक पहुंचाएं, विनम्रतापूर्वक पहुंचाएं। बात तो पहुंचानी पड़ेगी। उस कविता को जो मैं आज के दिन आप सबको समर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं इस कविता की एक एक पंक्ति को आप समझेंगे और उसी भाव से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे जो आने वाले टाइम में हमको आपको करना पड़ेगा। वीर तुम बढ़े चलो, अनरवत चले चलो। वीर तुम बढ़े चलो, अनरवत तुम चले चलो। मुश्किलों से न घबराना, कर्म शास्त्र पार पा। हिम्मत का धर धनुष, शौर्य के बाण पर। अश्वमेघ की रणभेदी बजा, कमजोरियों के भाले से भेद। जीत का शंखनाद कर, रुकना वीर की तौहीन है। रुकना वीर की तौहीन है, सलामत तभी तेरी जमीन है। वीर है तो वीरता की पहचान दो, वीर हो तो वीरता की पहचान दो। कष्ट मिले तो मिले, जीवन को मुकाम दो, जीवन को मुकाम दो। मैं सभी लोग से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, एकजुट होकर के इस DA भत्ते के खिलाफ आप सबको अपनी बात राय देनी पड़ेगी, एकजुटता दिखानी पड़ेगी और हम
किसी से भीख भी नहीं मांग रहे हैं। हम तो वो कह रहे हैं कि हमने करके दिखाया है, हमारा मत काटा जाए। और ऐसे दौर में भी एक ऐसी सूचना आई थी जो बहुत पीड़ादायक थी कि हमारे देश के माननीय सांसदों का भत्ता बढ़ गया और हमारा भत्ता कट गया। क्या माननीय इस कर्मचारी से भी गरीब है? क्या उनके लिए देशभक्ति नहीं है? क्या उनके लिए इस देश के लिए प्रथम नहीं है क्या? मैं तो बड़ी विनम्रतापूर्वक कहता हूं, अगर इस देश को, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब देश पर कभी आर्थिक संकट आए तो इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के मुख्यमंत्री, इस देश के राज्यपाल और मंत्रियों, तमाम सारे एमपी एमएलओ को अपने भत्ते को खुद बंद कर देना चाहिए, कह देना चाहिए ये सारा कुछ देश के लिए है। ये होता है समर्पण, ये होता है त्याग। और आप अपना बढ़ाएं और हमारा काटें। ये तो ही बात हुई, किसी का हाफ करें, किसी का माफ करें और किसी को लुटा दें। शायद ये ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक देश है, सबकी आवाज़ सुननी पड़ेगी और सुनाई पड़ेगी। कब? जब हम सब एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे। आप सबने मेरे विचार को सुना, समझा, समय दिया। मैं देश भर के समस्त कर्मचारियों, शिक्षकों से, अधिकारियों से और एनएमओपीएस परिवार के समस्त लोगों से विनम्रता निवेदन करता हूं, कल 1 मई पर अपनी एकजुटता दिखा करके अपनी आवाज़ बुलंद करें। जय हिंद।